दोस्तों, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी या जिन भी रिलीजन्स में भगवान का कॉन्सेप्ट है, उनमें ये बोला जाता है, और ये चीज मैं कुरान से कोट करूंगा, भगवान किसी पर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आने देता जितनी वो सह ना पाए। सुनने में काफी अच्छा लगता है, बट 2012 में जो दिल्ली में रेप हुआ था, या फिर अभी रिसेंटली बंगाल में ये काम हुआ, क्या उन सिचुएशन में ये बोला जा सकता है कि इन लड़कियों पे वो प्रॉब्लम इसीलिए आई क्योंकि ये सह सकती थी, और इन पे जो प्रॉब्लम आई उससे इन्होंने क्या सीख लिया? ये अब नहीं है। इसी आयत को कोट कर जाकिर नायक जी से एक पेरेंट ने अपने बच्चे से रिलेटेड सवाल पूछा कि उनकी बेटी को 3rd स्टेज ल्यूकीमिया कैंसर है, तो अल्लाह ने ऐसा क्यों होने दिया? उसमें जाकिर नायक जी ये बोलते हैं, He dies before he gets matured, before he attains adulthood, he goes to Jannah. Again, the question will remain, then why did Allah create him? Allah created him to test the parents. वही जब कुछ नहीं बचता तो सेम ओल्ड आफ्टर लाइफ वाले आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, हिंदुइज्म के कई डिनोमिनेशन में इसमें यह बोला जाता है कि ये तो कर्मों की सजा थी। अब क्या इनके केस में ये बोला जा सकता है? अगर हाँ, तो ये जो रेपिस्ट थे ये तो एक तरीके के सिर्फ कैटलिस्ट थे, किसी ना किसी को तो इनका डेट रीपे करवाना ही था। पर अगर ये माने कि इन लड़कियों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और इन लोगों ने गलत किया, अब सोचो कि इन लोगों ने ऐसा इसीलिए ही तो किया होगा क्योंकि इनका पहले तो बिलीफ सिस्टम ऐसा है। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं, बराबर नहीं है लड़की लड़का। प्लस ये कहा जा सकता है कि अगर ये लोग बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली आपके या मेरी तरह होते तो उस वक्त शायद ये ऐसा काम नहीं करते। मतलब कोई अपने पुराने कर्मों की वजह से जानवर पैदा होता है और फिर वो अपनी सारी भड़ास, फ्रस्ट्रेशन किसी और पर निकालता है। यहीं पर आप सोचो, इस आइडिया के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी। अपने पुराने जन्मों के डेट और क्रेडिट सिस्टम के बारे में किसी तरीके से बता देते, क्योंकि उन्होंने दुनिया जेन्युइनली बनाई है, सच में बनाई है, या किसी तरीके से इंसानों को सिर्फ ये चीज पता होती कितने अच्छे कर्म किए हैं, कितने बुरे कर्म किए हैं, तो आप सोचो कि कितने लोग बुरा काम करने से बचते, और जिन्होंने पुराने जन्म में ऐसे गलत काम किए हैं वो नए जन्म में आकर कितने अच्छे काम करते। परसेप्शन छोड़ो, जो बोला जाता है ना, उससे आइडिया भी कोहेरेंट नहीं लगता। आप कितने ऐसे लोगों को देखोगे जो गलत काम करते हैं, औरों को परेशान करते हैं, और अपनी जिंदगी वो अच्छे से जी रहे हैं, और पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी अच्छे से जीकर बिता दी। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले कम्युनिस्ट लीडर माओ जेडोंग, इनकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज की वजह से चाइना में 4 से 7 करोड़ लोग मारे गए। और आपको पता है माओ जेडोंग की डेथ कैसे हुई? 82 ईयर में बुढ़ापे की एकदम दहलीज पर आके हार्ट अटैक हो गया। कितनी बुरी डेथ थी। इसके बाद भी ये एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि अगर उनके साथ अभी कुछ नहीं हुआ ना तो अगले जन्म में हो जाएगा। ये वही सेम जन्नत वाला, ये आफ्टर लाइफ वाला आर्गुमेंट है बस। इसी के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात की थी। पर आप ये समझो कि इंसानों को जब मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना, तो उनके पास सिर्फ फिलॉसफीज होती हैं, कहानियां होती हैं, आफ्टर लाइफ के प्रोमिसेस होते हैं। इस बात से पहले एक बार जो लोग भगवान में मानते हैं ना, वो क्यों मानते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स को देखते हैं। मैं अधिकतर नास्तिक लोगों को आप देखिए, उनको अगर पूछे ना भगवान को मानते हैं, तो उनके पास एग्जैक्ट रीजंस नहीं होते कि क्यों नहीं मानते। बस नहीं है, दिखा नहीं, मुझे नहीं दिखा तो नहीं है। तो तुम्हें तो बहुत चीजें नहीं दिख रही। मेरे पापा इस पर मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि बोले तो पापा कैसे जवाब दे, तो पापा बोले उनको पूछना, उन्होंने अपने परदादा को देखा था। ये बात भगवान की एग्जिस्टेंस को तो प्रूव नहीं करती, बट ये जरूर प्रूव करती है कि सारी सुंदर लड़कियों का ये कॉमन ट्रेट होता है क्या, दिमाग इस्तेमाल ना करना। खैर, इसका जवाब ये है कि परदादा थे और हमने नहीं देखे, तब भी हम उनको मान लेते हैं कि वो थे, इसीलिए क्योंकि ये एक 100% प्रूवन फैक्ट है। और आसपास हम हर जगह देखते हैं कि इंसान को इंसान ही पैदा करता है, कोई भी बिना पेरेंट के पैदा नहीं हो सकता। पर जिस तरीके से ये लोग भगवान को डिस्क्राइब करते हैं ना कि वो ये चारों हैं, उसके होने के बिल्कुल ना के बराबर एविडेंस दिखते हैं। खैर, इसका एक रिफाइंड आर्गुमेंट हमें स्पेसिफिकली इस्लामिक अपोलोजिस्ट से सुनने को मिलता है, कंटिंजेंसी आर्गुमेंट। यह आर्गुमेंट कहता है कि हर चीज को किसी ने बनाया है। आपको बनाया है आपके पेरेंट्स ने, पेरेंट्स को उनके पेरेंट्स ने बनाया है। जैसे जैसे हम पीछे जाते जाएंगे तो हम लास्ट में यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर पर पहुंच जाएंगे। फिर ये लूका पहले जीन के मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, उससे आया। फिर ये मॉलिक्यूल फॉर्म इसलिए हुए कि किसी मीटियोर की वजह से या फिर जियोथर्मल वेंट्स की वजह से। और ये सारी चीजें कहां पाई जाती हैं? ये अर्थ पर थी। अर्थ कैसे बनी? सुपरनोवास के एक्सप्लोजन से, कई मीटियोर्स के मिलने से। ये सारी चीजें कहां हैं? यूनिवर्स में है।
अब कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन से हमें पता चलता है कि जो यूनिवर्स में मैटर है ना, वो एक दूसरे से दूर जा रहा है टाइम के साथ साथ। तो उससे ये कंक्लूड किया जाता है कि पहले ये सब एक साथ था। इसलिए हाइपोथेसाइज किया जाता है कि यूनिवर्स की कभी कोई शुरुआत हुई होगी। अब इसके बाद यह पूछा जाए कि यूनिवर्स कहां से आया। फिर मल्टीवर्स की हाइपोथेसिस भी है। इसीलिए अगर हम पीछे जाते जाएंगे ना, जितना भी पीछे जाते जाएं, हमें कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ेगा। इट्स लाइक डोमिनोज का गिरना। इनका गिरना तभी शुरू हुआ होगा जब किसी ना किसी ने तो शुरुआत में पहला डोमिनो गिराया होगा। तो उसी गिराने वाले को, क्रिएट करने वाले को भगवान बोलते हैं। इस कंटिंजेंसी आर्ग्यूमेंट के भी काफी ड्रॉबैक्स है, बट उनमें डिटेल में नहीं जाएंगे। एक बार को मान लेते हैं कि ऐसा है, कोई इनिशियल फैक्टर था। पर सोचने की बात यह है कि इससे यह कैसे प्रूव होता है कि वो इनिशियल फैक्टर अल्लाह, फादर, याहवे या फिर आपके स्पेसिफिक भगवान थे। और पहले तो ना ये चीज बहुत मजाक लगती है। वो इनिशियल फैक्टर्स, उनमें सुपर क्लस्टर, गैलेक्सीज में प्लैनेट्स, हमारे जेनेटिक मेकअप को एकदम स्टेबल रख रहा है। और ये तो रिलीजियस लोग भी बोलते हैं कि हर चीज का डिजाइन इतना परफेक्ट है, इतना अमेजिंग है। तो ये इनिशियल फैक्टर जो खुद अपना ज्ञान लोगों को दे रहा था, उनको ये बताना कैसे भूल गया कि यह हरूफ क्या होते हैं, या फिर जो वो बोल रहे हैं उसको ढंग से कंपाइल ही कर ले, जिससे मेरे जैसे चूतिया लोग वीडियो बना के सवाल ना करें। हम कैसे मान ले कि वो इनिशियल फैक्टर आपके अल्लाह, फादर या फिर कोई आपके स्पेसिफिक गॉड, विष्णु, मतलब कोई भी है। ऐसी अब्सर्डिटी को प्रूव करने के लिए ये आर्गुमेंट दिए जाते हैं। Chapter number 23, verse number 12 to 14, that we have created the human beings from a quintessence of clay, then made it into a nutfah, a minute quantity of liquid. मतलब यहाँ पे एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है उसके बारे में बात की जा रही है। इससे लोग ये इंप्लाई करते हैं कि आज की जो एम्ब्रियोनिक साइंस है उसके बारे में 1400 साल पहले ही हमारे रिलीजियस बुक्स में लिखा है। तो देखो हम कितने आगे थे। और ऐसा कैसे हो सकता है? कोई सच्चा भगवान ही इसे कर सकता है ना? हाँ, पर इस सच्चे भगवान से 1100 साल पहले ही हिपोक्रेटिस ने यह चीज बता दी थी कि एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है। और एक लाइन में नहीं बताया था, बहुत सारे स्टेप्स बताए थे। काफी बड़ा आर्ग्यूमेंट था वो। इसका एक और एग्जाम्पल है जो कुरान की ही आयत से आता है, और मैं कुछ नहीं बोल रहा, वो लोग खुद ही ये चीजें बोलते हैं। अवलम यरल लज़ीना कफ़रू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रत्कन फफ़तकनाहुमा। Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. So this verse of the Quran is talk. पर ये भी 1100 साल पहले ही पता था। ये चीज ग्रीक फिलोसोफर एनाक्सागोरस ने हाइपोथेसाइज की थी। जितने भी फंडामेंटल थिंग्स है ना, वो पहले सब शुरुआत में थे एक साथ यूनिफाइड फॉर्म में। एक और ऐसा ही आर्ग्यूमेंट है, 1400 साल पहले ही हमने बता दिया था कि पानी में लाइफ बनेगी। ये भी 1300 साल पहले ही ग्रीक फिलोसोफर थेलिस ने हाइपोथेसाइज कर दिया था। और उससे भी पहले यजुर्वेद के तैत्तिरीय उपनिषद में इसके बारे में लिखा है। पंचभूटास के बारे में आपने पढ़ा होगा। अब पता है, इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर कुछ वैदिक साइंस वाले आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वही सेम चीज इंप्लाई करते हैं कि हम तो शुरुआत से ही हर चीज जानते थे, हमारा ज्ञान सबसे अच्छा है। और वो इसलिए क्योंकि हमारे भगवान सबसे सच्चे हैं। अब आप ये बताओ कि जब हम इतने ही आगे थे तो हमें वेस्टर्न साइंस के आगे हाथ क्यों फैलाने पड़ते हैं? इन लोगों की तो दवाइयां भी कैंसर बना देती हैं, है ना? तो कोरोना में कहां थी वैदिक साइंस? 7 दिन के अंदर 100% रिकवरी रेट। सुमित भाई, चलो अगला प्रश्न पूछ लो, फिर मैं बात करता हूं। देखो, हमारे भगवान सच्चे हैं या फिर एक तरह से अपनी सुपीरियोरिटी की अर्ज को फुलफिल करने के लिए ये लोग सामने वाले को ना खुद इनवाइट करते हैं अपनी स्क्रिप्चर्स की स्क्रूटनी के लिए। और जब एजम्पशंस और सपोजिशंस में फंस जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रूव तो जेन्युइनली कुछ किया नहीं होता, और इस स्ट्रॉ मैनिंग की वजह से जो स्क्रिप्चर्स में हाई टियर फिलोसफीज होती हैं, अच्छी बातें होती हैं, उनको भी लोग ऐसा ही मानने लगते हैं कि ये तो रिलीजियस बुक्स हैं, ये तो पता नहीं क्या है। जो हमारे असली योगदान थे उनका तो हमें पता नहीं, वो हम किसी को बताना भी नहीं चाहते। कोई बोलता है त्रेता युग में इंटरनेट चलता था, कोई बोलता है ऋग्वेद में एरोस्पेस टेक्नोलॉजी लिखी हुई है, कोई बोलता है वैदिक मैथमेटिक्स। किस वेद में मैथमेटिक्स लिखी हुई है बताओ तो मुझे। पता है, ये लोग गॉड की एग्जिस्टेंस को कन्विंसिंग वे में प्रूव नहीं कर पाते और इसी आर्ग्यूमेंट में फंसे रह जाते हैं और फैलेसीज ढूंढने लगते हैं, कुछ भी जेन्युइन प्रूव नहीं करते ये। उसका रीजन ही ये है कि इनको ना अपनी दुकान चलानी है। और दुकान किस चीज से चलती है? ये दिखाने से कि भगवान ये चारों चीजें हैं। शायद भगवान, गॉड, अल्लाह जो भी हैं वो ऐसे ना हो। एक बार पता आइंस्टाइन से पूछा गया कि आप क्या भगवान में मानते हैं? तो उन्होंने सोचा और फिर ये जवाब दिया, यस, आई बिलीव इन स्पिनोजास गॉड।
17th सेंचुरी में ना एक फिलोसोफर थे स्पिनोजा, उन्होंने भगवान से रिलेटेड कुछ ये आर्ग्यूमेंट्स दिए थे और मैं शॉर्ट में बताता हूं। एक गॉड के बिना कुछ भी समझा नहीं जा सकता, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और गॉड को ह्यूमन से फर्क नहीं पड़ता गॉड क्या करते हैं, गॉड हैं। इसका प्रूफ है ना आप फिजिकल लॉज में देख सकते हो। तो आइंस्टाइन यही बोल रहे थे कि फिजिसिस्ट या रैशनल थिंकर जिन भी यूनिवर्सल लॉज की मैथ्स और फिजिक्स के जरिए इंटरप्रिटेशन करते हैं वही है भगवान, या फिर वही है भगवान के कर्म। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो मासेस को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स जिससे एटम्स का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूल्स के केमिकल बॉन्ड्स सस्टेन होते हैं, एग्जिस्टेंस में आते हैं, या फिर लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जिसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि चीजें कैसे बदलती हैं और कैसे वो चल रही हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स, फ्लो ऑफ टाइम, एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से कई सारे वेरिएबल्स हैं और वो कुछ लॉज पर एक्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से एक बहुत ही केओटिक सिस्टम बनता है जो कि और ज्यादा केओटिक होता जा रहा है। पर जब ये केओस एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ केओस पर रीच करती है तो ये बोला जा सकता है कि बायोलॉजी, लाइफ सस्टेन हो रही है। जब लाइफ डेवलप होती है तो उसके बाकी कंपोनेंट्स, साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल फैक्टर, उससे जो उनकी फिलॉसफी बनती है, उनके इंटरप्ले से और ज्यादा केओस डेवलप होती है। पर ऐसा भी होता है इस केओस में जब एक ऑप्टिमल इनफ ऑर्डर्ड केओस डेवलप होती है और वो सस्टेन करती है तो ये कहा जा सकता है कि एक इंसान की जिंदगी सही तरह से चल रही है। अब मैं ये सब क्या बोल गया, इसको ना मैं आपको डबल पेंडुलम के सिस्टम की मदद से समझाता हूं, क्योंकि यही एक ऐसा इजीएस्ट सिस्टम है जिसमें आप केओस में ऑर्डर्ड केओस को देख सकते हो, एक बैलेंस्ड केओस को देख सकते हो। ये एक डबल पेंडुलम है। यहां एक स्ट्रिंग ऐसे है और इससे एक मास जुड़ा है, और फिर एक और स्ट्रिंग है और उससे फिर ये दूसरा मास जुड़ा है। तो जब इनको पकड़ के एक एंगल से छोड़ा जाता है तो ये इस तरह से मूव करते हैं और इनकी मूवमेंट बिल्कुल केओटिक होती है। आप एक बार देखो, कोई भी इनमें आपको एक सिमिलर पैटर्न नहीं दिखता कि ये किसी सिमिलर फॉर्म में चल रहे हैं। या फिर आप इस ग्राफ में देखो, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कितने केओटिक हैं। अब अगर इस केओस में मुझे एक पैटर्न क्रिएट करना है, एक ऑर्डर्ड केओस क्रिएट करनी है, तो फर्स्ट गेस ये आता है कि मैं इन दोनों मास को एकदम सेम एंगल पर लाके एक साथ छोड़ूं। मैं ये जितनी भी बार ट्राई कर लूं, ये चीज सक्सेसफुल नहीं होगी। ये कभी भी सिमिलर पैटर्न के साथ मूव नहीं करते, क्योंकि जिस एंगल से छोड़े जा रहे हैं उस एंगल में एक स्मॉल डिविएशन होने की वजह से ही एक बहुत अलग रिजल्ट सामने आता है। शुरुआत में चाहे ये थोड़ा सा बैलेंस बना के चलें, बट एकदम से फिर हर चीज बिगड़ जाती है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक फिजिक्स सिमुलेशन दिखाता हूं। इसमें डबल पेंडुलम है जैसा अभी हमने देखा। अब इसी पेंडुलम को वैसे ही छोड़ने की कोशिश की है, पर दोनों ही पेंडुलम के एंगल में 3 डिग्री का वेरिएशन लिया है। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले पेंडुलम में ये वाला मास 99.5 से शुरू होता है और ये वाला सेकंड मास 114 डिग्री से शुरू होता है। या फिर इस तरफ देखो, ये वाला मास शुरू होता है 100 डिग्री से और इसी में दूसरा वाला मास शुरू होता है 113.5 डिग्री से। आप समझ रहे हो, छोटे छोटे वेरिएशंस के साथ कई सारे पेंडुलम्स को एक साथ छोड़ने की कोशिश की गई है। अब देखो, जैसे ये सिमुलेशन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे सब बिगड़ने लगता है और केओस बढ़ने लगती है, पर फिर एक जगह तक ही बढ़ती है और फिर धीरे धीरे उस केओस में ना एक पैटर्न दिखने लगता है। मतलब ये बहुत ही ज्यादा और ओवर सिंप्लीफाइड बेसिक एग्जाम्पल है ये समझने का कि ये एस्टेरॉइड्स, प्लैनेट्स जिन पर लाइफ नहीं है, गैस जाइंट्स, गैलेक्सीज एक्सेट्रा, ये एक वेरी लेस ऑर्डर्ड केओस है। और हमारी अर्थ जो गोल्डीलॉक्स जोन में है, इस पर जानवर, उनके जेनेटिक प्रोसेसेस या वो लड़की जो आपका मैसेज सीन करके छोड़ देती है, ये सब एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैलेंस्ड केओस है। एक ऐसी केओस जिसमें आपको पैटर्न दिखता है और थोड़ी देर तक आप इसको देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम सेम ऑर्डर स्टेट में रहती है। टाइम के साथ साथ इनमें एक ऑर्डर्ड चेंज होता रहता है। ओवरऑल पिक्चर हमें बाकी जगह से अलग दिखाई देती है, पर उस स्पेसिफिक जगह में भी हमें चेंज दिखता है। इन शॉर्ट, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हम सब एक केओस के पार्ट ही हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमको स्पेशल नहीं है जैसा हम समझते हैं। आप स्पेशल नहीं हो, मैं स्पेशल नहीं हूं। इसीलिए एक भटकता मीटियोर या मैं इस यूनिवर्सल भगवान की नजर में
सब सेम है। इसलिए बोला जा सकता है कि ह्यूमन पर्सपेक्टिव से भगवान अच्छे ना हो, पर यह जरूर बोला जा सकता है कि अप टू सम एक्सटेंट वो सबके लिए जस्ट हैं, वो सबके साथ बराबर ही करते हैं, कभी भी इनजस्टिस नहीं होने देते। तो हमारी दुनिया में अच्छे लोग सफर क्यों करते हैं? बात यही दिखती है कि उस भगवान की नज़र में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, हम सब केओस के पार्ट हैं और कुछ लोग बाई चांस बैलेंस्ड केओस का हिस्सा हैं। अगर वो उस केओस के बैलेंस को स्टेबल रखते हैं तो उनकी जिंदगी सही से चलती रहती है, पर अगर वो कुछ गलतियां करते हैं तो धीरे धीरे केओस और केओटिक होने लगती है, बैलेंस बिगड़ने लगता है, स्टेबिलिटी कम होने लगती है, और चाहे आज उनको कोई प्रॉब्लम ना दिखाई दे पर आने वाले समय में प्रॉब्लम दिखने लगती है, या कभी कभार एकदम प्रॉब्लम दिखती है। कभी कभार कुछ अननोन पैटर्न्स की वजह से वो केओस मॉलिक्यूलर लेवल तक चली जाती है, तो उससे बीमारियां बनने लगती हैं। अब कुछ केओस के हम पैटर्न्स अभी जानते हैं तो उसके लिए इलाज हो जाते हैं, मतलब स्टेबिलिटी बन जाती है, पर कुछ मॉलिक्यूलर केओस के बारे में हमें अभी तक नहीं पता। उसकी वजह से बिल्कुल अननोन और रेयर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डिजीजेस हो जाते हैं। जैसे अभी मेरे को एक नर्व रिलेटेड प्रॉब्लम हुई थी जिसकी वजह से मैंने इतने टाइम वीडियो नहीं डाली थी। डॉक्टर्स को ये पता ही नहीं है कि वो प्रॉब्लम शुरू कैसे हो जाती है लोगों को, बस यही जानते हैं कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ही मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब स्ट्रेस और एंजाइटी भी एक तरह का न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस ही होता है और कभी कभार वो जीन से भी जुड़ा हुआ होता है। खैर, चाहे वो इस चीज़ को पता ना लगा सके कि ये एग्जैक्टली कैसे होती है, पर स्टिल उन्होंने मेरा इलाज किया, वो इलाज डेवलप कर चुके हैं। तो इसी पॉइंट से मैं आपको दोबारा एक बार डबल पेंडुलम सिस्टम पर लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ कि इस डबल पेंडुलम को एक पैटर्न में चलाने की, पर इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ये मास 1 था। अब इसकी फिजिक्स में नहीं जाऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अगर हमें इसको एक पैटर्न में चलाना है तो हमें मास 1 को एक स्ट्रिंग की तरह एक्ट करवाना होगा, यानी हमें इस डबल पेंडुलम को एक सिंगल पेंडुलम की तरह एक्ट करवाना होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले मास 2 की लेंथ को बढ़ाया, फिर उसके बाद मास को भी बढ़ा दिया। फिर जब एक स्टेबल एंगुलर मोमेंटम क्रिएट हुआ तो फिर लेंथ धीरे धीरे छोटी कर दी और फिर एक पैटर्न क्रिएट हो गया। ये चीज आप इस ग्राफ में भी देखोगे कि कैसे पहले सब चीज केओटिक थी और फिर एकदम से सब पैटर्न में चलने लगी। ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल था यही बताने का कि कैसे साइंटिस्ट या रैशनलिस्ट फिजिकल लॉस को चेंज कर एक बैलेंस्ड केओस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे ही साइकोलॉजिस्ट, फिलोसोफर और अलग अलग रैशनैलिटी के बेसिस पर सोचने वाले लोग हमारे दुनिया को कैसे सही बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्रोसेस में प्रॉब्लम्स नहीं आती, बहुत आती हैं और बहुत आती रहेंगी, पर अगर आप हमारी दुनिया की ट्रेजेक्टरी देखो तो आपको यह दिखाई देगा कि लगभग 400-500 सालों से एकदम से लोगों की लाइफ बेटर होनी शुरू हुई है। तो केओस को एक ऑप्टिमल इनफ बैलेंस्ड केओस में बदलना और इसके लिए पैटर्न्स ढूंढना, इनिशियल फैक्टर या वो जो चला रहा है इस यूनिवर्स को, उसकी नजर में यही अच्छा कर्म है। तो जो लोग कहते हैं कि प्रॉब्लम में हो तो अच्छे कर्म करो, तो ये साइंटिस्ट, रैशनलिस्ट थिंकर्स ही हैं जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को धीरे धीरे आसान बना रहे हैं, एक बैलेंस्ड इनफ केओस की तरफ ले जा रहे हैं और उसको स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहा जा सकता है, और शायद इसको सुनने में उनको पसंद ना आए, बट जो रैशनलिस्ट थिंकर्स हैं ना, वही सच्चे बिलीवर्स हैं। और ये जो बिलीवर वर्ड है ये मैंने इसीलिए यूज किया, इसको आप ध्यान से समझना। मैंने एक बात पढ़ी थी फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की इस ब्रदर कारामाज़ोव नॉवल में। ज्यादातर रियलिस्ट, रैशनलिस्ट हमेशा चमत्कार को, कुछ भी अजीब चीज होती है उनके सामने तो उसको झूठा बता देते हैं, पर अगर कोई चमत्कार बार बार किया जा सकता है और उसको कंट्रोल किया जा सकता है तो वो रैशनलिस्ट अपनी आंखों को झूठा मानकर चमत्कार को सच्चा बताएंगे। मतलब जो रैशनलिस्ट या रियलिस्ट होते हैं वो मिरेकल की वजह से ब्लाइंड फेथ नहीं करते, बल्कि ब्लाइंड फेथ उनको पहले होता है, उसकी वजह से वो मिरेकल पर बिलीव करते हैं कि इस केओस में जो पैटर्न बार बार अचीव किया जा सकता है वही सच है। ये है उनका ब्लाइंड फेथ, और इसी पे ही सारी थ्योरीज डिपेंड होती हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि रैशनैलिटी भी एक तरीके का रिलीजन ही है। ये बातें सुनकर कुछ ऐसा लगता है, मतलब मैं जब बीमार था मैं भी यही सोच रहा था, अगर कोई देख नहीं रहा तो वाई बी गुड। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और मैं चाहता हूं कि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं। अब दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि मैंने 15-20 मिनट का पार्ट उस वीडियो से हटा दिया था जो कि हमारी रिलीजियस स्क्रिप्चर्स की ऑथेंटिसिटी के बारे में था। तो वो रेडी है, पर वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। इसलिए अगर इस वीडियो पे 80K से ज़्यादा व्यूज़ आए और 7000 से ज़्यादा लाइक्स आए और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कमेंट आए कि भाई वो डाल दो,
तभी मैं वो वीडियो डालूंगा, क्योंकि उससे ये पता चलेगा कि हाँ ऑडियंस है उसको देखने वाली, और यार सच बोल के गाली खाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं टॉपिक के बारे में, या जो भी मैंने बात बोली वो कमेंट में बताएं।